Welcome student in the third lecture of units and measurement. Today we will learn about next topic of this chapter, which is dimensional analysis. हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में सीखेंगे। तो इसमें दो टर्म हम सबसे पहले क्लियर करेंगे। एक टर्म तो है डायमेंशंस क्या होती है, और सेकेंड हमें सीखना है डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। डायमेंशन एंड डायमेंशनल फॉर्मूला, तो इसको हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू सीखेंगे। एक मैंने फिजिकल क्वांटिटी ले लिया, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, सपोज इसको मैं पी बोल रहा हूँ। तो इस फिजिकल क्वांटिटी को मैं तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज की पावर के फॉर्म में एक्सप्रेस करूंगा। जैसे एक फिजिकल क्वांटिटी बेसिक मैंने ले लिया मास, फिर मैंने ले लिया लेंथ, और फिर थर्ड क्वांटिटी हमने ले लिया टाइम। तो फिजिकल क्वांटिटी पी को हम एक्सप्रेस करेंगे मास, लेंथ और टाइम की पावर्स के फॉर्म में। तो जो भी पावर्स से नहीं पता है अभी तो हमें, तो इसको मैंने ए बी सी ले लिया। तो अब यहाँ पे मुझे ये रिजल्ट मिला है, P इज इक्वल टू एम टू द पावर ए, एल टू द पावर बी और टी टू द पावर सी। तो यहाँ पर हमारे पास जो पावर्स हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की, मास लेंथ और टाइम की, इनको डायमेंशंस बोलते हैं। तो डायमेंशंस मतलब पावर्स हैं यहाँ पर ए बी और सी। और ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है पूरा m टू द पावर a, l टू द पावर b और t टू द पावर c, इसको कैपिटल ब्रैकेट में लिखते हैं। और इस एक्सप्रेशन को हम कहते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला। तो अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी को मास लेंथ और टाइम की पावर के फॉर्म में एक्सप्रेस करें, तो जो पूरा एक्सप्रेशन है वो तो डायमेंशनल फॉर्मूला है। और जो पावर्स होंगी इनको हम डायमेंशंस बोलेंगे। तो इसको आप डिफाइन भी कर सकते हो। हम पहले डायमेंशंस के बारे में लिख दे रहे हैं। तो डायमेंशंस को आप डिफाइन ऐसे कर सकते हो, पावर्स टू विच a physical quantities must be raised in terms of mass, length and टाइम। मास लेंथ और टाइम की पावर के फॉर्म में एक्सप्रेस करें अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी को, तो जो एक्सप्रेशन है उसको फॉर्मूला बोलेंगे, और मास लेंथ और टाइम की जो पावर होंगी उसको डायमेंशंस बोलते हैं। इन जनरल हम ऐसे लिख देते हैं, P इज इक्वल टू एम टू द पावर ए, एल टू द पावर बी और टी टू द पावर सी। एम मास, एल लेंथ, टी टाइम है, पावर्स यहाँ पर ए बी सी है। और ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, ये वाला जो पूरा एक्सप्रेशन है, इस पूरे एक्सप्रेशन को हम कहेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला। इस पूरे एक्सप्रेशन को हम लोग बोलेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला। एग्जाम्पल देखें इसका। मैंने एक फिजिकल क्वांटिटी कंसीडर किया, फोर्स। तो हम पहले फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला देखेंगे। तो किसी भी क्वांटिटी का अगर मुझे डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है तो पहले उसका फॉर्मूला लिख देते हैं। तो फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। चेंज कर दो एक्सेलरेशन को, तो एक्सेलरेशन हम लिख सकते हैं वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी को और चेंज करते हैं अगर हम, तो इसको लिखा जा सकता है मास, और वेलोसिटी को चेंज करो तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिखेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम स्क्वायर हो जाएगा। तो फोर्स को हमने एफ से रिप्रेजेंट कर दिया, और यहाँ मास के लिए एम लिख दिया।
लेंथ के लिए एल लिख दिया, टाइम के लिए टी स्क्वायर लिखेंगे और उसको ऊपर ले जाके लिख देंगे तो टी टू दी पावर माइनस टू हो जाएगा। तो ये अपन को फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला मिल गया। इस डायमेंशनल फॉर्मूले में अगर मैं बोलूँ कि मास लेंथ और टाइम की डायमेंशंस क्या है तो पावर्स बता दो, यहाँ वन है, यहाँ वन है, यहाँ माइनस टू, तो वन, वन और माइनस टू ये डायमेंशंस हो जाएंगे। और पूरा जो एक्सप्रेशन मिला है एम टू द पावर वन, एल टू द पावर वन, पी टू द पावर माइनस टू में, ये पूरा एक्सप्रेशन डायमेंशनल फॉर्मूला है। जो पावर्स हैं इसको हम डायमेंशंस को लेंगे। और भी आप एग्जांपल ले सकते हो। सपोज मैंने ले लिया प्रेशर, तो प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला अगर आपको चाहिए तो प्रेशर का फॉर्मूला लिख दो, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का तो अभी निकाला आपने, एम एल टी माइनस टू, और एरिया का एल स्क्वेयर। देखो लेंथ के लिए हम एल यूज करेंगे, एरिया के लिए एल स्क्वायर यूज करें, क्योंकि एरिया में लेंथ इंटू विड्थ आ जाएगा, दोनों में लेंथ ही आएगी। और वॉल्यूम के लिए एल क्यूब यूज कर लेंगे, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट तीनों में एल ही आ जाएगा। तो यहाँ से देखो एक एल और एक एल कैंसिल हो गया, तो प्रेशर को लिखा जा सकता है, प्रेशर को हम लोग लिख सकते हैं एम एल टू द पावर माइनस वन टी टू द पावर माइनस टू, ऐसे लिखा जा सकता है। इस तरीके से हम लोग डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के लिए डायमेंशनल फॉर्मूले फाइंड कर सकते हैं। और भी निकाल सकते हैं हम लोग। हमें देखो ये वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, इसका फॉर्मूला तो याद ही रख लेना चाहिए। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, तो इसको हम एल टी माइनस वन लिख देंगे। और एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको एल टी माइनस टू लिख देंगे। इतना हमें ध्यान ही रखना चाहिए। एक टर्म और देख लें, एक टर्म होती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को एफ से डिनोट कर लो। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला वन अपॉन टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड के लिए टी लिख दो। तो फ्रीक्वेंसी के डायमेंशनल फॉर्मूले को टी टू द पावर माइनस वन लिखा जा सकता है। एंगल का देखें अगर, एंगल का डायमेंशनल फॉर्मूला, तो हम एंगल का फॉर्मूला लिख दें। एंगल होता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, तो एंगल को थीटा लिख दिया। आर्क लेंथ मतलब लेंथ ही आएगा इसमें, और रेडियस में भी लेंथ ही आएगी, तो यहाँ पे ये एल और एल कैंसिल हो गया। तो एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता, और प्रॉपर फॉर्म में लिखे तो एम टू द पावर जीरो, एल टू द पावर जीरो, टी टू द पावर जीरो। तो यहाँ पर हमें ये रिजल्ट मिल रहा है कि थीटा इज अ एंगल इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। तो इस तरीके से आप बहुत सारे डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूले निकाल सकते हैं। हम देख रहे हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला, इसको जी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की हेल्प लेनी पड़ती है। आपके पास दो पॉइंट मासेस हैं m1 और m2, और सेपरेशन r है, तो दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, दोनों मासेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ वी कैन राइट f इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, और f इज इक्वल टू g m1 m2 बाय आर स्क्वेयर। इसमें से g निकाल लो अगर, तो ये f r स्क्वेयर
अपॉन m1 m2 हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम कैपिटल जी, जिसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी बोलते हैं, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं। तो जी का डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए तो फोर्स का लिख दो। फोर्स का हमें याद रखना चाहिए मास इनटू एक्सेलरेशन, मास के लिए m, एक्सेलरेशन के लिए lt-2 लिख दो। डिस्टेंस स्क्वायर आ रहा है तो l स्क्वायर हो जाएगा, और अपॉन m1 m2, m1 में m आएगा और m2 के लिए भी m आएगा। इसको सॉल्व करेंगे और फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। तो g इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं m-1 l3 t-2। ये कैपिटल जी का डायमेंशनल फॉर्मूला मिल गया हमको। एक और टर्म का सीखे हम, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल आर से। आगे फिजिक्स में हम एक इक्वेशन सीखेंगे जिसका यूज तो यहाँ पे कर ले रहे हैं, आइडियल गैस इक्वेशन। इसकी हेल्प से फाइंड होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। इसमें से आर अगर हम कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा पी वी अपॉन एन टी। तो इसमें आर का चाहिए तो पी वी एन और टी का लिखना पड़ेगा। देखो यहाँ पे एन तो सिंपल है, एन मतलब मोल है, और जो कैपिटल टी है, दिस इज नॉट टाइम, इट इज टेम्परेचर। तो जहाँ टी आएगा उसकी जगह हम उसका डायमेंशनल के यूज कर लेंगे। टेम्परेचर के लिए फंडामेंटल यूनिट लिख देते हैं केल्विन। मोल लिख देंगे एन के लिए, तो एन के लिए मोल लिख देंगे। अब दो वॉल्यूम बचेगा, तो वॉल्यूम का अभी मैंने बताया था l3 लिखते हैं। अब एक टर्म बची पी, पी को यहाँ प्रेशर बोलते हैं। प्रेशर होगा फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स होगा m l t-2, एरिया होगा एल स्क्वायर, एल और एल कैंसिल, इस तरीके से पी मिला m l-1 t-2। तो इनकी हेल्प से आप आर का, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो पी का ये है, लिख दो m l-1 t-2, वॉल्यूम हो जाएगा l3, और n के लिए मोल लिखेंगे, टेम्परेचर के लिए केल्विन, और इसको सिंप्लीफाई करके लिख दें अगर, तो ये आएगा m l-1 और l3, इसको लिखा जा सकता है l स्क्वायर t-2 Kelvin inverse and mole inverse. This is the dimensional formula of universal gas constant. एक टर्म और देखें, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, इसका फॉर्मूला होता है m इंटू वी इंटू आर, मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस। इसकी हेल्प से ही हम लोग एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला पता लगा सकते हैं। तो एम के लिए कैपिटल एम लिख दें, वी के लिए l-t-1, आर के लिए एल, तो ये एल स्क्वायर आ जाएगा। तो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एक और टर्म होती है, उसका पूछ लेते हैं कई बार एग्जाम्स में, प्लैंक्स कांस्टेंट। इसको एच से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमें प्लैंक्स कांस्टेंट का चाहिए तो प्लैंक्स इक्वेशन की हेल्प लेनी पड़ती है। प्लैंक्स इक्वेशन क्या होती है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, या ऐसा सिंपल बोले कि जो एनर्जी होती है लाइट की, वो फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होती है। और प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो कांस्टेंट एच यूज करते हैं, एच को ही प्लैंक कांस्टेंट बोलते हैं। तो एच का अगर मुझे चाहिए तो एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। एनर्जी मतलब वर्क होगा,
और वर्क को आप क्या लिख सकते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और नीचे एफ टर्म का मीनिंग क्या है, फ्रीक्वेंसी। अब इन सभी का रख दें अगर हम, तो फोर्स का हुआ एम एल टी माइनस टू, डिस्प्लेसमेंट के लिए एल आएगा तो एल स्क्वायर हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टाइम होता है तो टाइम ऊपर आ जाएगा। तो एच का अगर आप निकालें तो एम एल स्क्वायर टी माइनस वन आ जाएगा। तो ये रिजल्ट देखें जरा, प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला है एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, और एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। तो एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक्स कांस्टेंट, इनके डायमेंशनल फॉर्मूले सेम होते हैं। आपको मैं कुछ और टर्म्स बता दे रहा हूँ जिनके डायमेंशनल फॉर्मूले देख लेते हैं हम लोग। तो ये टर्म्स आगे फिजिक्स में हमें पढ़नी है, तो इसमें परेशान नहीं होना है कि ये नई टर्म है, बस नॉलेज के लिए एक बार मैं बता दे रहा हूँ आपको। एक जैसे टर्म होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है, इसको शॉर्ट में हम एम ओ आई लिख सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। इसका फॉर्मूला होता है मास इनटू स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्क्वायर कर देते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई लिख दिया, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए तो एम, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस को एल लिख दिया, स्क्वायर टी नहीं आ रहा है तो टी टू द पावर जीरो कर दिया। एक टर्म और होती है टॉर्क, ये फिजिकल क्वांटिटी है, फोर्स के टर्निंग इफेक्ट को टॉर्क कहते हैं। तो फिलहाल हमें अभी इसका फॉर्मूला चाहिए, तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसको ये साइन से डिनोट करते हैं, इसको टाउ कहते हैं, टी ए यू, टाउ। तो फोर्स एफ हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए तो एल यूज कर लोगे, तो टाउ इज इक्वल टू फोर्स हुआ एम एल इस एम एल टी माइनस टू, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल हो जाएगा, ये एल स्क्वायर। तो टॉर्क इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ये टॉर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला मिल गया। तो कुछ पॉइंट्स ध्यान रखना, जैसे एंगल का डायमेंशनल फॉर्मूला कुछ नहीं मिलेगा आपको, एंगल इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी। फिर वर्क का, टॉर्क का, एनर्जी का, कोई भी एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी, इन सब के डायमेंशनल फॉर्मूले सेम होते हैं। थर्ड नंबर, एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक्स कांस्टेंट, इनके भी डायमेंशनल फॉर्मूले सेम होते हैं। प्लैंक्स कांस्टेंट को एच से रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्स में जो ज़्यादा पूछते हैं वो ये है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी, प्लैंक्स कांस्टेंट, तो ये सब ज़्यादा पूछते हैं। दो टर्म और सीख लें हम लोग। एक फिजिकल क्वांटिटी है स्ट्रेस, स्ट्रेस और प्रेशर, इनके डायमेंशनल फॉर्मूले सेम ही होते हैं, दोनों का फॉर्मूला एक ही जैसा होता है। किसी का भी निकालना है तो इसको लिखा जा सकता है फोर्स अपॉन एरिया, और इसका भी आपने निकाला था एम एल टी माइनस टू, फोर्स का हो गया, एरिया एल स्क्वायर, एल और एल कैंसिल, और ये आ जाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू। तो ये स्ट्रेस और प्रेशर दोनों सेम ही होती है। एक टर्म है स्ट्रेन, स्ट्रेन का फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, स्ट्रेन को डिफाइन करते हैं चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ मतलब लेंथ ही आएगा, ओरिजिनल लेंथ में भी एल आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया। तो स्ट्रेन इज ऑल्सो अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी, और इसको एम जीरो एल जीरो टी जीरो लिखा जा सकता है। नेक्स्ट टर्म है इम्पल्स,
इम्पल्स का डायमेंशनल फॉर्मूला देख लेते हैं। इम्पल्स डिफाइन होता है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू टाइम इंटरवल से। तो फोर्स के लिए mL t-2, टाइम के लिए t लिख दो। तो इम्पल्स का हमें डायमेंशनल फॉर्मूला मिल जाएगा, इम्पल्स इज इक्वल टू mL t-1। ये मिल गया आपको इम्पल्स का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो मैंने आपको कई सारे फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूले निकालना यहाँ पे सिखाए हैं। तो आगे फिर हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस के यूजेस देखेंगे और लिमिटेशंस देखेंगे। एक प्रिंसिपल होता है डायमेंशन से रिलेटेड, इसको कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं, फिर इसको समझेंगे। इस प्रिंसिपल का स्टेटमेंट होता है इन अ फिजिकल इक्वेशन dimensions of each term must be same। अगर मेरे पास एक फिजिकल इक्वेशन है तो उसके उसके सारी टर्म्स के डायमेंशन सेम होने चाहिए, तभी वो फिजिकल इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होती है। इन अ फिजिकल इक्वेशन डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म मस्ट बी सेम, तभी वो डायमेंशनली करेक्ट होती है। और इसको दूसरे वर्ड में ऐसे भी लिख सकते हैं, only those quantities can be added, subtracted or equated which have same dimensions। दो तरीके से बोलते हैं इस स्टेटमेंट को। फर्स्ट पार्ट में लिखा है कि अगर कोई फिजिकल इक्वेशन तभी करेक्ट होती है जब सारी टर्म्स के डायमेंशन सेम हो, और दूसरे पार्ट में उसी को दूसरे तरीके से लिखा हुआ है कि आप उन्हीं क्वांटिटीज को ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो या इक्वेट कर सकते हो जो सेम डायमेंशंस वाली होती हैं। इसका देखो मीनिंग बहुत सिंपल है। जैसे मेरे पास में कोई टर्म लिखी है a+w=x, ऐसी कुछ टर्म है। तो ये w को मैंने बोल दिया, सपोज ये क्वांटिटी वर्क है, तो ये जो a लिखा हुआ है इसका भी डायमेंशन वही होगा जो वर्क का होगा, और जो रिजल्ट आ रहा है जो x आ रहा है इसका भी डायमेंशन क्या होगा, वर्क का होगा। a का डायमेंशन और w का डायमेंशन और x का डायमेंशन सेम होना चाहिए, तभी ये जो इक्वेशन होगी डायमेंशनली करेक्ट होगी। तभी ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होगी, डायमेंशन वाइज करेक्ट होगी, अदरवाइज ये डायमेंशनली रॉन्ग हो जाएगी। क्योंकि आप देखो फोर्स को फोर्स के साथ ऐड कर सकते हो या फोर्स को फोर्स के साथ सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, फोर्स को फोर्स के साथ कंपेयर कर सकते हो, एक कोई फोर्स है उसको दूसरे फोर्स से कंपेयर कर सकते हो। लेकिन आप कभी ऐसा नहीं लिख सकते फोर्स प्लस वेलोसिटी, हम फोर्स को वेलोसिटी से ऐड नहीं कर सकते हैं। तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन या इक्वेशन सेम टाइप की क्वांटिटीज के बीच में ही पॉसिबल होता है। ये प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। एक हम इसको इक्वेशंस के थ्रू समझते हैं। मैंने एक इक्वेशन ले ली जिसको हम लोग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ऐसे लिखा जाता है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वेयर।
यहाँ पर एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला एल लिखेंगे। यू इनिशियल वेलोसिटी है या वेलोसिटी ही है, तो इसको एल टी माइनस वन लिखेंगे। और टी यहाँ पर टाइम है, तो टाइम का डायमेंशन के लिए सिर्फ टी यूज करते हैं। ए एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन के डायमेंशन के लिए एल टी माइनस टू यूज करते हैं। तो अगर ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, तो यहाँ पे जितनी टर्म्स आ रही हैं सबके डायमेंशन सेम होने चाहिए। तो कौन सी टर्म आ रही है, देखो फर्स्ट टर्म में एस है, सेकेंड टर्म में यू टी है, थर्ड टर्म में हाफ ए टी स्क्वायर है। तो हम अगर फर्स्ट टर्म का डायमेंशन देखें जिसमें एस आ रहा है, तो एस का डायमेंशन एल हो जाएगा। फिर सेकेंड टर्म का डायमेंशन देखें, तो सेकेंड टर्म में यहाँ पर क्या आ रहा है, यू टी। तो u और t का निकालें अगर, तो यू टी को एल टी माइनस वन लिखेंगे, t के लिए t लिखेंगे, ये कैंसिल हो गया। तो सेकेंड टर्म का डायमेंशन भी l ही हो जाएगा। और थर्ड टर्म में देखो, हाफ ए टी स्क्वायर है, हाफ का कोई डायमेंशन नहीं होता, हाफ तो नंबर है, तो a का होगा एल टी माइनस टू और टी स्क्वायर, तो ये दोनों कैंसिल। यहाँ पे भी आ गया, थर्ड टर्म का भी डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। तो ये जो इक्वेशन है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन। एक पॉइंट ध्यान रखना चाहिए इस लॉ से रिलेटेड, देखो जैसे मैंने अगर इक्वेशन लिख दिया एस इज इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर लिख दिया मैंने, तो इस इक्वेशन एस में एस के डायमेंशन एल आएंगे, यू टी के डायमेंशन एल आएंगे, हाँ ए टी स्क्वायर के डायमेंशन एल आएंगे। ये इक्वेशन डायमेंशन वाइज करेक्ट हो गए, डायमेंशनली ये इक्वेशन कैसी है, करेक्ट है, लेकिन फिजिकली करेक्ट नहीं है। आप इक्वेशन अप्लाई करोगे न्यूमेरिकल में, सही रिजल्ट नहीं देगी, क्योंकि यहाँ पे एक फैक्टर होता है, वो फैक्टर एब्सेंट है यहाँ पे, हाफ। तो ये इक्वेशन फिजिकली, फिजिक्स के हिसाब से ये इक्वेशन, मैथमेटिकली फिजिकली ये इक्वेशन जो है ये रॉन्ग इक्वेशन हो गई। तो ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट हो तो वो फिजिकली भी करेक्ट हो जाएगी। डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में फिजिकली रॉन्ग, ये ध्यान रखना चाहिए हमको ये पॉइंट को। तो आगे का फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। आज अपन ने क्या सीखा, हमने सीखा कि डायमेंशन किसको बोलते हैं। अगर किसी फिजिकल क्वांटिटीज को, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, मास लेंथ और टाइम की पावर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दें, तो जो एक्सप्रेशन है वो डायमेंशनल फॉर्मूला, और उस एक्सप्रेशन में जो पावर्स होती हैं जिनको हम ए बी और सी बोलते हैं वो डायमेंशन है। और डायमेंशनल फॉर्मूला सीखा हमने क्या चीज होता है। तो इसका एक्सप्रेशन जनरल एम ए एल बी और टी टू दी पावर सी लिखते हैं। फिर हमने क्या सीखा, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूले, जिसमें से आर का, जी का, प्लैंक्स कांस्टेंट का, इनके थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं अदर्स के कंपेयर में। और एक प्रिंसिपल सीखा हमने, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। कोई फिजिकल क्वांटिटी इक्वेशन तभी डायमेंशनली करेक्ट होती है अगर उसके सारी टर्म्स के डायमेंशन सेम हो। अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि वो फिजिकली भी करेक्ट हो, वो फिजिकली करेक्ट भी हो सकती है, रॉन्ग भी हो सकती है। तो दिस इज इनफ फॉर टुडे, नेक्स्ट पार्ट वी विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।